नमस्ते बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं और उसमें हमने कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। विकास के नियम के अंतर्गत विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है जो कि 2 दिशाओं में होता है, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर विकास क्रम। विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इन सभी नियमों के बारे में बच्चे हम लोग पढ़ चुके हैं और जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अगले नियम के बारे में, जो है विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के विभिन्न स्वरूपों में बच्चों कुछ न कुछ संबंध अवश्य ही देखने को मिलता है। जर्सिल्ड ने कहा है कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में एक जाल की तरह से गुंथी हुई होती है और इतनी अधिक क्लिष्ट होती है कि किसी भी अवस्था में होने वाले आंशिक परिवर्तन अगली अवस्था को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। हम फिर से इस परिभाषा को पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे। जर्सिल्ड ने क्या कहा है कि विकास के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो परस्पर संबंधित होते हैं और इसी के लिए उन्होंने बताया कि विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपस में जाल की तरह होती है। यानी कि जितनी भी अवस्थाएं हैं ना, वो आपस में गूंथी हुई होती है, एक जाल की तरह होती है और इतनी अधिक क्लिष्ट होती है कि किसी भी अवस्था में अगर कोई सा भी आंशिक परिवर्तन होता है तो वो अगली अवस्था को भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। जैसे कि बच्चों की जिन बालकों का शारीरिक विकास जल्दी होता है, उनका मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, खेल, संवेगात्मक आदि विकास भी जल्दी होंगे। शारीरिक एवं मानसिक विकास में हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से सह संबंध होता है। यहाँ तक कि बच्चों मानसिक विकास के क्षेत्र में या मानसिक क्षेत्र में होने वाले विकास भी आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अगर बच्चा कोई एक चीज़ जल्दी सीखता है या किसी एक चीज़ की तरफ उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उससे संबंधित जितनी चीज़ें होती है बच्चा उन सभी को जल्दी सीखेगा। मतलब हम ये बात तो कर ही रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास आपस में गहराई से संबंधित होते हैं, लेकिन मानसिक विकास के अंतर्गत जितने विकास होते हैं वो भी आपस में गहराई से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। टर्मेन एवं ऑर्डन ने अपने अध्ययनों में ये पाया कि शारीरिक विकास, शारीरिक शक्ति यानी कि शारीरिक क्षमता की हम बात कर रहे हैं, बुद्धि, तर्क, शक्ति और संवेगात्मक स्थिरता में परस्पर संबंध रहता है। यानी कि शारीरिक विकास में जो शारीरिक क्षमता की हम बात करते हैं, शारीरिक शक्ति की हम बात करते हैं, इसके साथ ही बुद्धि में, तर्क में और संवेगात्मक स्थिरता में भी परस्पर संबंध रहता है। और वो बालक जिसका कि शारीरिक विकास उत्तम होता है वो प्रसन्नचित्त होता है, वो खुश मिजाज भी होता है और बच्चों वही बच्चा संवेगात्मक परिपक्वता भी उस बच्चे में जल्दी आ जाती है। और जो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन बहुत आसानी से कर लेते हैं और बहुत कुशलतापूर्वक ये समायोजन वो स्थापित कर लेते हैं। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि जिसका एक विकास उत्तम होता है उसके अन्य विकास भी उत्तम होते हैं, क्योंकि वो स्वस्थ प्रसन्नचित्त रहता है और एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि चाहे वो नैतिक हो, मानसिक हो, सामाजिक विकास हो, अगर एक विकास, शारीरिक विकास उत्तम तरीके से होता है तो अन्य विकास भी बहुत ही कुशलतापूर्वक होते हैं।
अतः बच्चों, हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में सह संबंध होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको हम बच्चों एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बालक आप देखें जो जल्दी चलना सीख जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जल्दी चलना फिरना सीख लेते हैं ना, वो बहुत जल्दी बोलने भी लगते हैं। जो जल्दी बोलता है वो पढ़ेगा भी जल्दी, और जो जल्दी पढ़ता है वो लिखेगा भी जल्दी। तो हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, बुद्धि शक्ति, ये सब भी बहुत अधिक तीव्र होती है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जो विकास के विभिन्न स्वरूप होते हैं, और मुख्य स्वरूप हम किसको मानते हैं? वैसे तो सभी क्षेत्रों में विकास होता है, मुख्य स्वरूप हम मानते हैं शारीरिक एवं मानसिक को, और इनमें परस्पर सहसंबंध पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको इस लाइन को पढ़ करके, कि अलग अलग अंगों में विकास की गति अलग अलग होती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझें। जब आपने कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा है बेटा? जब आप किसी छोटे बच्चे को, जो कि 4-5 महीने का बच्चा होता है, जब आप उसे सोते हुए देखते हैं, तो उसके जो हाथ होते हैं ना, जब वो पूरा हाथ ऊपर की तरफ करके सोता है, तो उसके हाथ की जो लंबाई होती है वो उसके सिर तक पहुंचती है। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में अब आप अपने हाथ ऊपर करके देखिए, तो आपके सिर में और आपके हाथों में कितना अंतर आ गया है। यानी कि भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न ढंग से विकसित होते हैं, और होने ही चाहिए, तभी इनका सही ढंग से अनुपात बनता है। अदरवाइज बच्चों, अनुपात सही नहीं होता है। जिस अनुपात से एक अंग बढ़ता है, अगर उसी अनुपात से दूसरे अंग भी बढ़ने लग जाए, तो बच्चे मानव की तरह नहीं, एक दानव की तरह से दिखाई देने लग जाएगा। यद्यपि बच्चों, विकास जो होता है ये अविराम गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हमने पढ़ा था ना इसके पिछले भाग 2 में कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन सभी अंगों का विकास एक ही गति से एक ही समय पर हो, ऐसा नहीं होता है। शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग समय पर अलग अलग गति से विकास करते हैं। शरीर के कुछ अंग बहुत जल्दी विकसित होते हैं, तो कुछ अंग देरी से विकसित होते हैं। इसी कारण शरीर के विभिन्न अंगों में बच्चों हमें एक विशिष्ट समानुपात देखने को मिलता है। जैसे कि गर्भावस्था में शिशु के सिर का जो विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इस कारण जो नवजात शिशु का सिर होता है अन्य अंगों की तुलना में कैसा दिखता है? बड़ा दिखता है। लेकिन बाल्यावस्था में शरीर के कुछ अंगों में विकास तीव्र गति से होता है, जैसे कि हाथ पैरों में। कंधों एवं वक्ष का विकास किशोरावस्था में तेजी से होता है। इसी प्रकार किशोरावस्था में बालक का नाक एवं अन्य अंगों की अपेक्षा नाक जो होता है ना बच्चों, वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। साथ ही गर्दन भी लंबी दिखाई देती है। लेकिन इसीलिए बच्चों आप देखो, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं थोड़े सारस, जिसको कि हम क्रेन कहते हैं, उसकी तरह से दिखते हैं, तो इसको सारस अवस्था भी कहते हैं। तो शरीर के आंतरिक अंगों में भी, जैसे कि पाचन अंग, हृदय संस्थान, फेफड़े, अग्नाशय, आमाशय, वृक्क, प्रजनन अंग आदि का विकास जो होता है बच्चों, वो किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है। और शारीरिक विकास की तरह मानसिक विकास की गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मकता और कल्पना का विकास तीव्र गति से होता है, और बच्चा है ना तरह तरह की कल्पनाएं करता है। आप बच्चों को भी बाल्यावस्था में, और जब आप उस अवस्था में बालकों की सृजनात्मकता देखना चाहें ना, तो आप उनसे कोई कहानी सुनाने को कहें, उनकी कहानी का अंत ही नहीं होता है। उनके कल्पना का ताना बाना आगे से आगे वो बुनते रहते हैं और कल्पनाएं करते हैं और कहानी सुनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, बच्चियाँ परिलोक में भ्रमण करती है, और कभी कभी बच्चे जैसे भूत की बातों में, भूत प्रेत की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं।
कभी वो तितली बनकर फूलों का रस भी चूसना चाहता है, कभी उसको लगता है कि मैं शेर बन जाऊं, मैं जंगल में चला जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, मैं ये होता तो, मैं वो होता तो ये सारी चीज़ें बच्चों में इस समय बाल्यावस्था में बहुत अधिक होती है। क्योंकि बाल्यावस्था में क्या होता है बच्चों, बालकों की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो खोजी प्रकार की होती है और वो अपने माता पिता से और शिक्षकों से कई तरह तरह के प्रश्न पूछता है। कई बार ऐसा लगता है कि इनके प्रश्न इतने जटिल होते हैं बच्चों और इतने क्लिष्ट होते हैं कि माता पिता का भी इसका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है और शिक्षक भी कई बार ऐसे प्रश्नों से घबरा जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय बच्चों का कल्पनात्मक विकास और नई नई चीज़ों को जानने का जो विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास इस समय अच्छी गति से हो रहा होता है, तो वो मानसिक विकास की गति के कारण ही इस तरह की बात कर पाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था में भी जो सृजनात्मकता होती है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, लेकिन बच्चों तर्क शक्ति जो होती है वो बाल्यावस्था में तो कम होती है, लेकिन जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, उनकी तर्क शक्ति भी बढ़ती जाती है। आप देखें बचपन में इतने सवाल जवाब करते हैं बच्चे, बात पूछते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन वो एक जवाब से संतुष्ट भी होने लगते हैं। लेकिन किशोरावस्था तक आते आते बच्चों में तर्क की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा क्यों नहीं, इतने सारे तर्क होते हैं उनके पास, बहुत अधिक तर्क होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में ये क्षमता सर्वाधिक होती है, चरम सीमा पर होती है। तो बच्चों बौद्धिक क्षमता का विकास भी विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग दर से होता है। 13 से 16 वर्ष की जो उम्र होती है उस अवस्था में बुद्धि का विकास चरम सीमा पर होता है और बेले ने अपने अनुसंधानों में पाया कि बुद्धि लब्धि एक ऐसा आधारभूत तत्व है जिसमें परिपक्वता वयस्क अवस्था में ही जाकर आ पाती है। परिपक्वता कब आती है? वयस्क अवस्था में। और यही स्थिति संवेगात्मक विकास की भी होती है, यानी कि संवेगात्मक विकास की परिपक्वता भी वयस्क अवस्था में आकर के होती है। अतः बच्चों हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। बच्चों अगला नियम है कि प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों जिस प्रकार से हमें अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर एक घर बन रहा है तो उस घर के लिए, वो घर अच्छा बने, मजबूत बने, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि नींव मजबूत हो, है ना? बिल्कुल उसी तरह बालक के साथ भी होता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो समय है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक जो कुछ बचपन में सीखता है वही उसके जीवन पर्यंत काम आता है। यदि बालक के बच्चों प्रारंभिक अवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाए और उसे अवांछित वातावरण में पाला पोसा जाए, वातावरण का ध्यान नहीं रखा जाए, तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता। कई प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती है और समय से पूर्व ही वो काल कवलित भी हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे जब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, उसमें पलने बढ़ने वाले बालक जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते बच्चों। ऐसा नहीं होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति बच्चों में जन्म से होती है, किसी में भी नहीं होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अगर वो पलते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उनका पालन पोषण होता है तो वो चोर, डकैत आदि बन जाते हैं। क्योंकि बालक के शारीरिक विकास प्रभावित होने से सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पिछले वाले नियम में ये बात की थी कि शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है और दोनों ही विकास साथ साथ चलते हैं। तो शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है तो डेफिनेटली मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। प्रारंभिक अवस्था पर जोर देते हुए बच्चों कहा जाता है कि बालक कैसा होता है
एक कच्चे घड़े के समान होता है। आप उसको चाहे जैसे तराश सकते हैं, चाहे जैसा बना सकते हैं। यानी कि बालक एक कच्ची मिट्टी के समान होता है। जिस रूप में उसे ढाला जाने की कोशिश करें, उस रूप में उसे ढाला जा सकता है। और बाल्यावस्था में बालक जो सीखता है ना, वो जीवन पर्यंत काम आता है। और इसीलिए बच्चों, शेक्सपियर ने लिखा है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बालक जिन मूल्यों को बचपन में सीखता है, वही मूल्य जीवन पर्यंत बने रहते हैं। और छोटे बच्चों को सिखाना आसान होता है, क्योंकि उनका मस्तिष्क कैसा होता है? खाली होता है। उसमें पहले से कुछ भी नहीं होता है। उसमें जो सिखाया जाता है वही चीज़ उसमें डाली जाती है। और जो एक बार उन्होंने सीख लिया होता है, वो वैसे ही बनते हैं। तो एक खाली कागज़ के समान इनका मस्तिष्क होता है। इस पर हम जो चाहे वो लिख सकते हैं और बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको नहीं पता होता है क्या सही है, क्या गलत है, भला बुरा क्या है। ये क्षमता उसमें नहीं होती है। वो सिर्फ वो करता है जो कि वो करना चाहता है और उसको जो अच्छा लगता है। और कई बार इन्हीं प्रयासों में वो नकारात्मक चीज़ें भी सीख जाता है। तो बच्चा नकारात्मक कार्य नहीं करे और गलत कार्य करने से हम उसे रोकें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम रोकते हैं गलत कार्य करने से, तो बच्चा अपने आप ये समझ जाता है, धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि कौन सा व्यवहार सामाजिक रूप से मान्य है, किसको समाज अपनाता है और किसको नहीं अपनाता है। और फिर यदि बालक के व्यक्तित्व में कोई कमी नज़र आती है, तो उसे बहुत छोटे से प्रयासों के द्वारा सुधारा जा सकता है। लेकिन उत्तरार्ध में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों, क्योंकि तब वो खाली कागज़ नहीं रहा। तब वो कैसा हो गया? तब वो एक अच्छा पूरा भरा पूरा कागज़ हो चुका है, जिसमें कई सारी चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी हैं। इसलिए जो प्रारंभिक विकास होता है वो उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, और दोनों ही आपस में बहुत गहराई से संबंधित होते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों विकास के अगले नियम की ओर। विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाएं आती रहती है। विकास प्रतिमानों पर बच्चों अगर हम ध्यान दें, तो हम ये पाएंगे कि विकास क्रम में संतुलन भी होता है और फिर असंतुलन भी। यानी कि संतुलन और असंतुलन की अवस्थाएं एक के बाद एक आती रहती है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है, उनमें बालक का परिवार, समाज, सहपाठियों, स्कूल के साथियों के साथ अच्छा समायोजन होता है और उसका जीवन अच्छा बन जाता है। वह प्रसन्नचित्त, खुश और सकारात्मक रूप से रहता है। लेकिन अगर कहीं विकास प्रतिमानों में असंतुलन होता है, तो इस प्रकार का व्यवहार ये प्रदर्शित करता है कि बालक को हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं, जिसमें कि बालक तनाव, अनिश्चय, कुंठा, असुरक्षा, अनिर्णय आदि इस प्रकार के व्यवहार बच्चे में उत्पन्न होने लगते हैं। और ये जो सारे व्यवहार उत्पन्न होते हैं ना बच्चों, ये समस्यात्मक व्यवहार कहलाते हैं। लेकिन बच्चे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी बालक एक ही आयु में और एक ही तरह का व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। नहीं, जो जल्दी परिपक्व हो जाता है उनमें संतुलन और असंतुलन की अवस्था का विशिष्ट व्यवहार जल्दी प्रदर्शित होता है, और जिनकी परिपक्वता देर से होती है तो उनमें देर से होता है। इसी प्रकार अगर हम लिंग की बात करें, तो लड़के और लड़कियों में संतुलन और असंतुलन के पहलू अलग अलग आयु में पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों लड़के और लड़कियों की विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। और बच्चों, अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जैसे 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5, 4.5, 5.5, ये जो अवस्थाएं होती हैं, इनमें असंतुलन और 2, 3, 4, 5, 6 इन सब में संतुलन पाया जाता है। और लगभग 6 वर्ष की आयु से हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे यौवनावस्था या वयसंधि की अवस्था का प्रारंभ, उस अवस्था तक संतुलन का प्रारंभ धीरे धीरे आ जाता है। और फिर बालकों में पुनः असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। और असंतुलन की अवस्थाओं में बालक में नकारात्मक व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि उसको दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाई होती है, किसी चीज़ को समझने में उसे कठिनाई होती है,
और संतुलन की अवस्था में बालक में सहयोग, मैत्री, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहिष्णुता जैसे सकारात्मक गुण भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि कुछ अवस्थाओं में अल्प अवस्थाओं की अपेक्षा बालकों का व्यवहार अधिक नकारात्मक और समस्यात्मक हो जाता है। लेकिन बच्चों, यदि प्रौढ़ दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को देखें तो विकास की कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें कि कोई समस्या नहीं हो और व्यक्ति का जीवन बिल्कुल शांत और सुखद होगा। जैसे कि जब बालक बिल्कुल छोटा 6 महीने से 1 वर्ष का होता है तो रात्रि में निद्रा से जागकर रोता है, 4-5 बजे उठ कर के खेलने लगता है, देर से सोता है, दिन में सोता है। तो यह व्यवहार समस्यात्मक एवं खेलने वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन जब स्पेशली ये ऐसे तब लगते हैं जबकि माता पिता दोनों नौकरी करते हैं और तब बालकों का ये वाला व्यवहार उन्हें परेशान करता है। खेलने कूदने के दौरान उसके वस्त्र, शक्ल, सूरत कई बार वो इतने अधिक गंदे कर लेता है कि बार बार मुंह हाथ पैर धोने पड़ते हैं, उसके वस्त्रों को बार बार बदलना पड़ता है, कॉपी किताबों का ख्याल नहीं रखता, उन्हें बहुत जल्दी ख़राब कर देता है और किसी चीज़ के लिए जैसे ज़िद करना, खाना नहीं खाना, चीज़ नहीं पसंद आना तो उसकी तरफ देखना भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें माता पिता को बच्चों के लिए बहुत समस्यात्मक लगने लगती है। लेकिन बच्चों, इसको समस्यात्मक मान लेना सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये बालकों के व्यवहार का एक अंग की तरह होते हैं जो कि एक निश्चित समय के बाद हट जाते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि अगर उन्हें इसी अवस्था पर रोक दिया जाता है, संभाल लिया जाता है, तो उनमें ये चीज़ फिर डेवलप नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये संतुलन असंतुलन चलता रहता है, लेकिन किसको हमें किस में मानना है ये एक अलग सोच होती है। लेकिन हाँ, अगर संतुलित अवस्था होती है तो मैत्रीपूर्ण और दयापूर्ण व्यवहार होता है। असंतुलित वाली अवस्था में समस्यात्मक व्यवहार हो सकता है। बच्चों, एक और विकास प्रतिमान है कि विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। विकास प्रतिमानों में स्थिरता जो होती है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण के संयुक्तीकरण से नियंत्रित होती है। और प्रत्येक आयु स्तर पर जो, जैसे हम एक बात करें कि एक बच्चा सपोज लंबा है ना, एक आयु विशेष में लंबा है, तो आप देखें वो हर आयु विशेष में लंबा ही होगा। और जो दूसरे बच्चे हैं वो एक आयु विशेष पे अगर छोटे हैं, नाटे रह गए, तो वो हर आयु विशेष पर छोटे होते हैं। तो इसी प्रकार मंदबुद्धि बालकों के साथ भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास प्रतिमान जो होते हैं उनमें स्थिरता पाई जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर विकास के नियम समाप्त होते हैं। हमने विकास के क्या क्या नियम पढ़े हैं ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। विकास में परिवर्तन होते हैं, विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास का एक निश्चित प्रारूप होता है, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं, विकास के विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, विकास की गति भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न होती है, प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाएं पाई जाती हैं और विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। धन्यवाद।